Hello everyone, welcome to Nullified इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और अभी तक हम इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी सीरीज में अब हम आज आगे के जो एक्ट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे जो हमारा एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाना चालू कर दिया था। फिर पिट्स एक्ट ऑफ 1784 उससे अपने कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाया। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको भी ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब उनके पास मोनोपोली केवल चाय और चाइना के साथ ट्रेड में रह गई। ठीक है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है इसको फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब सारे के सारे पावर जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा का सारा पावर दे दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को काफी हद तक इसमें खत्म कर दिया गया और अब वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। उसको जो कॉमर्शियल पावर उसके पास बाकी थी उस कॉमर्शियल पावर को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट को समझने के लिए आइए पहले देखते हैं कि इस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या थे। तो इस एक्ट का जो सबसे पहला मेजर प्रोविजन है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। इस पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के इस पोस्ट की एक नई ब्रांडिंग हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। तो ये सेंट्रलाइजेशन यहां से शुरू होता है कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक पोस्ट बना दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही अब सारे के सारे सिविल और मिलिट्री पावर को दे दिया गया। ठीक, तो पूरी की पूरी इंडिया के लिए सिविल और मिलिट्री पावर अब किसके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से यही पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन चालू है तो उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी इनके जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको भी अब खत्म कर दिया गया और सारा का सारा जो लेजिस्लेटिव पावर था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया गया। ठीक, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये पैन ब्रिटिश इंडिया के लिए कोई भी लेजिस्लेचर बना सकती है। किसी और के पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं रह गया, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही पैन इंडिया लेजिस्लेचर कानून बनाने का अधिकार था। ठीक, इसी के साथ ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। ठीक है, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको इंडिया काउंसिल कहा जाने लग गया। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, यहां से सेंट्रलाइजेशन चालू है। अब पैन इंडिया एक गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है, वही गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए कानून बना रही है। तो सारा का सारा पावर एक हाथ में जा रहा है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और इनकी गवर्नमेंट को, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंडिया काउंसिल कहा जाने लग गया। ठीक है, इसके अलावा इसका एक मेजर प्रोविजन ये था कि इसके पहले इंडिया में जो भी लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी लॉज बनाती थी उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया कि इंडिया के लिए भी जो एक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी वो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगी और वहां से भी पास होके आएगी, और जब वहां से पास होके आएगी तो उसको रेगुलेशन नहीं कहेंगे बल्कि एक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद ये प्रोविजन डाला गया कि जो लॉज है उनको रेगुलेशंस नहीं कहा जाएगा बल्कि एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब
मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल और बढ़ा रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर्स हैं टू गवर्न इंडिया उसको और ज्यादा कम कर रहे हैं। तो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल पावर बची हुई थी, इनके पास जो कॉमर्शियल पावर था, इस एक्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इनके पास ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, दो चीजों की मोनोपोली थी। तो इस पे जो इनका चाइना के साथ ट्रेड था उसको भी इस एक्ट ने बंद कर दिया, वो भी मोनोपोली इनकी खत्म कर दी, ठीक है। इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि इसमें एक लॉ कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड। इस लॉ कमीशन का काम ये था कि उस टाइम तक इंडिया में जितने भी लॉज बने थे उन सबको कोडिफाई करना, सारे के सारे लॉज को लिखना, ठीक है। इस पर्पज से इस लॉ कमीशन को बनाया गया। इस लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वाज द चेयरमैन ऑफ दिस लॉ कमीशन। अच्छा, ये लॉ कमीशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे उनको एज ए लॉ मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया था। 4 मेंबर्स थे पहले, पिट्स इंडिया एक्ट से उसको 3 मेंबर्स कर दिया। लेकिन इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उस एक मेंबर को और बढ़ा दिया और अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हो गए? 4। 3 मेंबर्स तो पहले थे और जो चौथा मेंबर था वो लॉ मेंबर के हैसियत से उसमें जुड़ गया। लेकिन ये जो लॉ मेंबर था इसके पास जो पावर्स थी वो बाकी के 3 की अपेक्षा कम थी। बाकी 3 के पास ज्यादा पावर थी, 3 मेंबर्स के पास, लॉ मेंबर्स के पास कम पावर थी। वो ऐसे थी कि जो लॉ मेंबर्स था वो केवल लेजिस्लेटिव मैटर्स में ही पार्टिसिपेट कर सकता था और उसी में वोट कर सकता था। बाकी किसी और मैटर के लिए लॉ मेंबर को नहीं बुलाया जाता था। उस मीटिंग में लॉ मेंबर को नहीं बुलाया जाता था जिसमें कि लेजिस्लेटिव के अलावा कोई और मामला डिस्कस होना हो, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज को ओपन करने का एक फेल्ड अटेम्प्ट किया, ठीक है। ओपन करने का, फेल्ड अटेम्प्ट का करने का मतलब ये है कि इस लॉ ने ये करने की सोची कि जो सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको सबके लिए ओपन कर दिया जाए, ठीक। यानी कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करे, पास करे और इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करे। लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इस मूव का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है वही लोग जो कंपनी के अपने ऑफिशियल्स होते थे, बड़े अधिकारी होते थे, उनकी जो नियुक्ति करता था, उनको जो अपॉइंट करते थे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स करते थे। तो वो अपने इस अधिकार को देना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने इस मूव का विरोध किया, ठीक है। तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी वो ओपन, सभी के लिए ओपन नहीं हो पाई उनके विरोध के बाद। लेकिन इस लॉ ने एक मेजर काम ये किया कि जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें इंडियंस की एंट्री को अलाउ कर दिया। यानी कि अब जो इंडियंस थे वो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे थ्रू अदर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में क्रिश्चियनिटी को इंडिया में और ज्यादा बढ़ावा देने के प्रोविजंस को शामिल किया गया। जो मैंने आपको बताया था 1813 के एक्ट में 1 बिशप अपॉइंट हुए थे कलकत्ता में, अब 3 बिशप्स अपॉइंट कर दिए गए और मिशनरीज को कहा गया कि आप क्रिश्चियनिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लीगली कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये था कि जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, दे कैन सेटल इन इंडिया लीगली। अब वो यहां पर रह सकते थे, ठीक है, यहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते थे। तो नाउ इंडिया बिकम्स द लीगल कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था कि इस एक्ट ने जो स्लेवरी थी उस स्लेवरी को इंडिया से खत्म किया। और केवल इंडिया से ही नहीं, ब्रिटिश के जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटेन में हर जगह जहां जहां पर भी स्लेवरी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और हर जगह से स्लेवरी को खत्म कर दिया, ठीक है। तो स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन 1833, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल द ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस थे।
तो इस एक्ट का जो आउटकम था वो यही था कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। पैन इंडिया गवर्नमेंट बन गई, इंडियन गवर्नमेंट बन गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन काउंसिल हो गई। जो दूसरे प्रोविजंस थे बॉम्बे मद्रास, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया। पूरे पैन इंडिया कानून बनाने का अधिकार जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही चला गया, लॉ मेंबर बना। ठीक है, तो ये भी इसका एक आउटकम था कि जो एक्ट्स थे उनका कोडिफिकेशन चालू हुआ, उनको लिखा जाना चालू हुआ। ठीक है, और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मेयरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी, एक केयर टेकर बन के रह गई थी ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। ठीक, तो ये इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस थे। इनको आप इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक थे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको अब तक सेलेक्ट तो भले ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद क्राउन का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया, यानी किसी को भी आप सेलेक्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना सकते हो। आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसके लिए उसके नाम का जो अप्रूवल है उसको आपको क्राउन से लेना पड़ेगा, यानी ब्रिटेन के राजा का अप्रूवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए अब मैंडेटरी हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 3 मेंबर्स थे, इस एक्ट ने चौथे मेंबर को ऐड किया, द लॉ मेंबर। लॉर्ड मैकाले थे ये लॉ मेंबर। इनको सभी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था, बल्कि केवल वो मीटिंग्स जिसमें लेजिस्लेचर डिस्कस होना था, केवल उसी मीटिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते थे और उसी में वोट कर सकते थे। ठीक है, तो ये मेजर प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। चलिए हम अपने नेक्स्ट एक्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इस एक्ट का जो मेजर प्रोविजन है वो ये है कि इसने पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया और ये बताया कि भैया कानून बनाना और कानून का पालन करवाना ये दोनों चीजें अलग अलग काम है और अलग अलग बॉडीज को ही ये दोनों काम करने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पहला मेजर प्रोविजन है वो यही है कि इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव काम को अलग कर दिया और एग्जीक्यूटिव काम को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव काम का मतलब कि कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव काम का मतलब कि उस कानून का पालन करवाना, यानी कि अब कानून बनाएगी एक बॉडी और पालन करवाएगी दूसरी बॉडी। ठीक है, तो इट इस्टेब्लिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, इसने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे। ठीक है, इन 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है ना, यानी कि 4 प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्ट करते थे, इसके मेंबर बनते थे। तो इस तरीके से इस एक्ट ने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ावा दिया, लोकल रिप्रेजेंटेशन को इस्टेब्लिश किया किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम करती थी और उसी तरीके से काम करती थी जैसे उन्हीं सब प्रोसीजर्स को अपनाती थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनाता था। ठीक है, इस वजह से इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लगा। अच्छा, 1833 के एक्ट में फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था टू ओपन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर ऑल। इसमें इस चीज को लागू किया गया, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था उसको सबके लिए ओपन कर दिया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? द मैकाले कमीशन 1854 में। ठीक है ना, मैकाले कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो सिविल सर्विसेज था उस एग्जाम को सबके लिए ओपन कर दिया गया फॉर इंडियंस ऑल्सो। अब इंडियंस भी इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठ सकते थे, उसको पास करके इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते थे। ठीक, अच्छा, इसमें क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जितने भी चार्टर एक्ट्स थे वो 20 ईयर्स के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसका जो एक्सक्लूसिव राइट था इंडिया को गवर्न करने का, उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा देते थे हर चार्टर एक्ट। लेकिन इस चार्टर एक्ट में ऐसा नहीं हुआ, 20 ईयर्स के लिए नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो कंपनी का रूल है वो एक्सटेंड हम कर रहे हैं
on the trust of crown, on the trust of majesty, but the time period was not specified कि हम कितने साल के लिए कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने महीने के लिए कर रहे हैं, ये इस एक्ट में नहीं बताया गया। ठीक है, यानी कि अब क्राउन किसी भी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए इस एक्ट में एक प्रोविजन और डाला गया। वो क्या प्रोविजन था? मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसमें होते थे टोटल 24 डायरेक्टर्स। और ये सारे के सारे 24 डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करता था? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, यानी कि जो कंपनी के मालिक थे, वही इन 24 के 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते थे। इस एक्ट में क्या किया गया कि उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 डायरेक्टर्स थे उनको घटा करके 18 कर दिया गया, यानी कि अब कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेंगे? केवल 18 डायरेक्टर रहेंगे। ठीक है, और ये जो 18 होंगे, इसमें से भी जो 6 होंगे उनको ब्रिटिश क्राउन जो है वो नॉमिनेट करेगा। यानी कि अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास केवल 12 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का पावर रह गया। ठीक है, 6 को कौन करेगा नॉमिनेट? ब्रिटिश क्राउन करेगा। यानी कि एक तो स्ट्रेंथ कम कर दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, 24 से 18 कर दी, और उन 18 में भी ये कह दिया कि 6 तो हमारे आदमी रहेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तुम केवल कितने को सेलेक्ट कर सकते हो? 12 को। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को इसमें पूरी तरीके से खत्म करने का प्रोविजन था ये। ठीक, तो अगर हम इस एक्ट के आउटकम देखते हैं तो इस एक्ट का आउटकम है कि इट स्टार्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और जो लेजिस्लेशन था, कानून बनाने का काम था, उसको पहली बार ये डिस्टिंग्विश किया गया कि ये एक अलग काम है। इस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बनाई गई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सारे के सारे एक्ट्स अब तक हमने पढ़े हैं, ये थे जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ठीक, अब हम आगे जो एक्ट्स पढ़ेंगे तब इंडिया में अब क्राउन का रूल आ जाएगा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का रूल अब इंडिया में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम अपने अगले लेक्चर से हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो भी रूल्स, जो भी लॉज आए थे उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी नए वीडियो जाएं इस लेक्चर की, वो सब के सब टाइम पे पहुंचते रहें, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन सब तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास टाइमली वीडियोज पहुंचते रहें। थैंक यू।